हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टोनी मॉरिसन के बारे में। नोबेल प्राइज़ विनिंग ऑथर क्लोई एंथनी वुफोर्ड मॉरिसन, जिन्हें हम टोनी मॉरिसन के नाम से भी जानते हैं, उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1931 को यूएसए के ओहायो स्टेट के लोरैन नाम के शहर में। ये पहली अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया था। इनके वर्ड्स ने आगे की कई जनरेशन्स को इंस्पायर किया। ये एक वर्किंग क्लास ब्लैक फैमिली को बिलोंग करती थी और अपनी फैमिली के 4 बच्चों में से दूसरी बेटी थी। उस समय अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा था। दरअसल अमेरिका में पहले स्लेव्स का, ब्लैक्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था। स्लेवरी अमेरिका में 17वीं शताब्दी से चल रही थी। अमेरिकन प्लांटेशन में काम करने के लिए अफ्रीकन स्लेव्स को लाया जाता था, जिनके साथ बहुत ब्रूटल ट्रीटमेंट किया जाता था और उन्हें बहुत हॉरिफिक कंडीशंस में रखा जाता था। 18वीं और 19वीं शताब्दी में स्लेवरी के खिलाफ कई एबॉलिशनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे और इवेंचुअली अमेरिका में सिविल वॉर शुरू हो जाती है, जिसे हम अमेरिकन सिविल वॉर के नाम से भी जानते हैं। ये वॉर हुई थी 1861 से लेकर 65 के बीच में। 1865 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 13th अमेंडमेंट लाया गया, जिसके बाद स्लेवरी को ऑफिशियली एबॉलिश कर दिया गया था। हालांकि इसका असर पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद लेट 19th और 20th सेंचुरी में अमेरिका में जिम क्रो लॉज लागू होते हैं, जो रेशियल सेग्रीगेशन को बढ़ावा देते हैं। ब्लैक्स को किसी भी तरह के राइट्स, फैसिलिटीज नहीं दिए जाते थे और उन्हें हर जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता था। और इसी भेदभाव को खत्म करने के लिए सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके की फिगर्स थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, रोजा पार्क्स, मैल्कम एक्स। और इस मूवमेंट के बाद हमें कुछ बहुत बड़ी विक्ट्रीज देखने को मिलती हैं, जैसे 1964 का सिविल राइट्स एक्ट और 1965 की वोटिंग राइट्स, जिससे मदद मिली सेग्रीगेशन को ख़त्म करके इक्वालिटी को स्प्रेड करने में। अब ब्लैक्स को भी वो राइट्स मिले जो बाकी किसी भी रेस को मिल रहे थे। ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि किस तरह से और कौन कौन से इवेंट्स उस समय देखने को मिल रहे थे जिनका डायरेक्ट इफेक्ट टोनी मॉरिसन और उनकी फैमिली पर पड़ा था। इनके पिता का नाम था जॉर्ज वुफोर्ड और माँ का नाम था रमा। यहाँ पर NEE तब यूज़ किया जाता है जब हमें किसी लेडी के मैरिज के पहले का नाम दिखाना होता है, यानी फैमिली नेम, जो कि पहले था रमा विलीस। उस समय ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था और ये सब जॉर्ज और उनकी फैमिली को भी सहन करना पड़ रहा था। जॉर्ज एक दिन एक बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट को देखते हैं, जो कि उनकी लाइफ के बिटर एक्सपीरियंसेस में से एक था। उन्होंने देखा कि वाइट पीपल या वाइट्स का एक गैंग था जो 2 अफ्रीकन अमेरिकन बिजनेसमैन को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। लिंचिंग का मतलब है कुछ ऐसे लोगों का क्राउड या ग्रुप जो किसी पर्सन को गैर कानूनी तरीके से फांसी देकर या कुछ और तरीकों से पब्लिकली मार देते हैं। और यही हुआ उन 2 बिजनेसमैन के साथ जिन्हें जॉर्ज वुफोर्ड ने अपनी आंखों से देखा था। इस बिटर एक्सपीरियंस ने उनको अंदर तक हिला दिया। अपने फादर को लेकर कहती हैं कि उनके अंदर वाइट पीपल को लेकर बहुत ज़्यादा सस्पिशन था। वो उनके लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं थे, वो उन्हें ब्रूटल मानते थे, इन्फीरियर मानते थे। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि किस तरह के बिटर एक्सपीरियंस उन्हें देखने को मिले थे, इसके बाद कोई भी इंसान इसी तरह का सस्पिशन, इसी तरह का परसेप्शन रखता, वो वाइट्स को अपने घर आने तक नहीं देते थे। दूसरी तरफ मॉरिसन की मदर रमा विलिस वुफोर्ड लोगों के इंडिविजुअल बिहेवियर के ऊपर उन्हें जज करती थी, ना कि क्लास या रेस के ऊपर। जब मॉरिसन लोरेन शहर में बड़ी हो रही थी, तब उनकी जो सिस्टर थी लॉइस, उनसे वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज थी। इन दोनों बहनों के 2 यंगर ब्रदर थे, जॉर्ज और रेमंड। मॉरिसन के फादर एज अ वेल्डर वर्क करते थे और इसके साथ ही उन्होंने कुछ और जॉब्स भी कर रखी थी, जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को ज़्यादा सपोर्ट कर सकें।
जबकि उनकी मदर एक होम मेकर थी। उनके पेरेंट्स ने ही टोनी मॉरिसन के अंदर लर्निंग और स्टोरी टेलिंग जैसी क्वालिटीज़ इंस्टिल की थी, उनके अंदर वो क्वालिटीज़ इनकॉर्पोरेट की थी। इसके बाद इन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया और टोनी रख लिया। ये नाम इंस्पायर था एंथनी ऑफ पाडुआ से। इसके बाद इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, जहां पर इन्हें कंपनी मिली फेलो ब्लैक इंटेलेक्चुअल्स की। वहां पर उन्होंने इंग्लिश की पढ़ाई करी और ग्रेजुएशन किया इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट्स से, और इनको डिग्री मिली थी 1953 में। जब मॉरिसन हार्वर्ड में थी तब मॉरिसन ने इंग्लिश और क्लासिकल रीडिंग्स करी थी। मॉरिसन ने उस समय इंटेलेक्चुअल एलन लॉक और पोएट स्टर्लिन ब्राउन के साथ भी पढ़ाई करी और उनके साथ अपने व्यू शेयर किए। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1955 में मास्टर्स डिग्री हासिल करी। उनकी मास्टर डिग्री की थीसिस का फोकस था वर्जीनिया वुल्फ और विलियम फॉकनर पर। उनकी मास्टर की थीसिस का टाइटल था वर्जीनिया वुल्फ्स एंड विलियम फॉकनर्स ट्रीटमेंट ऑफ द एलिनेटेड। मॉरिसन ने इसके बाद टेक्सास सदर्न यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया और बाद में उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर की पोस्ट अपॉइंट की गई। जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी 1957 से लेकर 1964 तक, तब उनकी मुलाकात हुई हैरल्ड मॉरिसन से। ये एक जमैकन आर्किटेक्ट थे और इन्हीं के साथ उन्होंने शादी करी 1958 में। उनके 2 लड़के थे, हैरल्ड फोर्ड एंड स्लेड केविन। लेकिन 1964 में मॉरिसन का अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो जाता है और वो सायरक्यूज चली जाती हैं। वहां पर 1965 में उन्होंने रैंडम हाउस की सब्सिडियरी जो कि LW सिंडर थी पर काम करना शुरू किया। उन्हें पोस्ट दी गई एक टेक्स्ट बुक एडिटर की। इस रोल ने बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले किया अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर को प्रमोट करने में। इसके बाद मॉरिसन की पहली नॉवल आई द ब्लूएस्ट आई, जो उन्होंने पब्लिश करी थी 1970 में। हालांकि वो एक इमीडिएट कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, लेकिन क्रिटिक्स ने उसे प्रेज ज़रूर किया था। उनका सेकेंड नॉवल सूला आया था 1973 में। ये एक्सप्लोर करता है 2 ब्लैक वुमेन जिनका नाम था नेल और सूला, उनकी फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर करता है। सॉन्ग ऑफ सोलोमन 1977 में आया। ये एक मिथिक टेल के ऊपर बेस्ड था जो स्लेव्स के ऊपर फोकस थी। जब इस वर्क के लिए मॉरिसन को 1978 में नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिया गया, तब उनकी रिकॉग्निशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, लोग उन्हें पहचानने लगे। 1996 में इस वर्क को ओपरा विनफ्री की मंथली बुक क्लब में पहला नंबर प्राप्त हुआ। ये उस समय की बेस्ट सेलर थी। इसके बाद आया टार बेबी 1981 में। इसमें मॉरिसन ने रेशियल थीम्स दिखाई हैं और कल्चरल आइडेंटिटी के लिए क्वेस्ट दिखाया है कि किस तरह से उसके कैरेक्टर्स रेशियल आइडेंटिटी के लिए स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद 1984 में मॉरिसन को एल्बर्ट श्वेitzer प्रोफेसर ऑफ द ह्यूमैनिटीज पोस्ट दी गई स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में। 1987 में उन्होंने अपना सबसे ज़्यादा फेमस वर्क जो कि था बिलवेड, वो रिलीज किया। ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड था, जो कि स्टोरी थी मार्गरेट गार्नर की। बिलवेड को पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन दिया गया 1988 में। इसके बाद मॉरिसन की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, सॉलिडिफाई हो गई और अब वो भी लिटरेरी कैनन का हिस्सा थी। नाइनटीन 1993 में टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज इन लिटरेचर अवार्ड दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो पहली लेडी थी, वो पहली अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जिन्हें ये प्रेस्टिजियस ऑनर मिला।
टोनी मॉरिसन ने अपने पूरे करियर के दौरान वेरियस टीचिंग पोजीशंस हेल्ड करी थी। उन्हें कई जगह पर एज अ प्रोफेसर अपॉइंट किया गया था। जैसे वो फैकल्टी मेंबर थी रटजर्स यूनिवर्सिटी में, द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क एट एल्बनी, बार्ट कॉलेज, and she held Robert F. Cohen Chair in the Humanities at Princeton University from 1989 until her retirement in 2006. मॉरिसन ने इसके बाद भी अपने कुछ बहुत सिग्निफिकेंट वर्क्स को पब्लिश करना जारी रखा, जैसे जैज 1992, पैराडाइज 1997, लव 2003। इन सभी में हमें थीम्स देखने को मिलती है हिस्ट्री, लव और ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटी की। स्लेड मॉरिसन टोनी मॉरिसन के बेटे थे, जो कि एक पेंटर और म्यूजिशियन थे, लेकिन उनकी पैंक्रियाटिक कैंसर की वजह से 22 दिसंबर 2010 को 45 साल की एज में डेथ हो जाती है। इस समय मॉरिसन अपना नॉवल होम लिख रही थी, जो कि हाफ कंप्लीटेड था। इसके बाद इन्होंने होम को कंप्लीट किया और अपने बेटे स्लेड को डेडिकेट किया। Throughout her career, Toni Morrison received numerous awards and honors. उन्हें अपनी पूरी लाइफ में कई अवार्ड्स और ऑनर्स गेन किए थे, जैसे 1977 नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड फॉर सॉन्ग ऑफ सोलोमन, 1988 पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन फॉर बिलवेड, 1993 Nobel Prize in Literature, 2000 National Humanities Medal, 2012 Presidential Medal of Freedom, 2016 Penn Saul Bellow Award for Achievement in American Fiction, 2017 Princeton University dedicated Morrison Hall, a building previously called West College, in her honor. 5 अगस्त 2019 को टोनी मॉरिसन की 88 ईयर्स की एज में डेथ हो जाती है न्यूयॉर्क सिटी में, लेकिन वो अपने पीछे एक बहुत ही रिच लेगेसी छोड़ के जाती हैं अमेरिकन लिटरेचर की। उनके वर्क आज भी सेलिब्रेट किए जाते हैं और उनके वर्ड्स आज भी बहुत गहरा इम्पैक्ट डालते हैं लिटरेचर के ऊपर, और जिस तरह से उन्होंने अपने वर्क्स में अफ्रीकन अमेरिकन एक्सपीरियंस को इनकॉर्पोरेट किया है, बताया है, समझाया है, वो आज भी सेलिब्रेट किया जाता है और लोग आज भी उससे इंस्पायर होते हैं। आइए अब जान लेते हैं टोनी मॉरिसन की मेजर वर्क्स के बारे में। सबसे पहले आते हैं नॉवेल्स। सबसे पहला नॉवल था द ब्लूएस्ट आई, 1970। ये मॉरिसन का डेब्यू नॉवल था जो सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के डिस्ट्रक्टिव साइड को दिखाता है। ये इम्पैक्ट दिखता है इस कहानी की प्रोटैगनिस्ट पिकोला ब्रीडलफ के ऊपर, जो कि एक यंग अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल थी और उसे लगता था कि सबसे खूबसूरत वही पर्सन होता है जिसका रंग लाइट होता है, गोरा होता है और जिसकी आईज ब्लू होती हैं। इसमें पिकोला इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेती है और डिज़ायर करती है तो सिर्फ ब्लू आइज की। अगला वर्ड है सूला, 1973। ये कहानी है 2 अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन की जिनका नाम था नेल राइट और सूला पीस। ये कहानी ओहायो में एक फिक्शनल टाउन मेडेलियन में सेट की गई थी। इसमें दोनों की कंट्रास्टिंग इमेजेस को पोर्ट्रे किया जाता है। जहां नेल काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल थी, वहीं सूला एक रिबेलियन थी जो किसी भी डिसीजन से या सोशल नॉर्म से डरती नहीं थी और उसे अपनी फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी सबसे ज़्यादा पसंद थी। अगला वर्ड है सॉन्ग ऑफ सोलोमन, 1977। इस वर्क को नेशनल बुक क्रिटिक सर्कल अवार्ड दिया गया था और ओपरा विनफ्रे की पॉपुलर बुक क्लब के लिए भी इसे चूज किया गया था। नॉवल का टाइटल आता है एक बिब्लिकल बुक के नाम से, जिसका नाम भी था सॉन्ग ऑफ सोलोमन। ये सेलिब्रेट करता है लव, डिजायर और फ्रीडम को।
ये कहानी थी मैकिन मिल्टमैन डेथ थ्रीटी, जो एक यंग अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन था। ये एक वेल ऑफ फैमिली में पैदा हुआ था। जैसे जैसे मिल्टमैन बड़ा होता है वैसे उसका अपनी फैमिली की मटेरियल वेल्थ से इंटरेस्ट हट जाता है और वो अपने आप को डिसएंचेंटेड फील करता है। वो एक जर्नी पर निकल जाता है जिससे वो अपनी रूट्स को एक्सप्लोर कर सके और अपने एंसेस्टर्स के बारे में जान सके। ये क्वेस्ट फिजिकल और स्पिरिचुअल थी, जो उसे मिशिगन से साउथ की तरफ ले जाती है और अल्टीमेटली वो पहुंच जाता है शालीमार, वर्जीनिया, जो कि एक फिक्शनल टाउन था। टार बेबी इसे सबसे पहले पब्लिश करवाया गया था 1981 में। ये एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स नॉवल है। इसमें मॉरिसन एक्सप्लोर करती हैं थीम्स ऑफ रेस, आइडेंटिटी, लव, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये वर्क सेट होता है एक फिक्शनल कैरेबियन आइलैंड में। इसमें दो मेन कैरेक्टर थे। पहला कैरेक्टर था जेडीन चाइल्ड्स, जो कि एक सक्सेसफुल यंग अफ्रीकन अमेरिकन वुमन थी, और दूसरा कैरेक्टर था सन का। ये एक एनिग्मेटिक फ्यूजिटिव अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन था। जेडीन को हमेशा से ही यूनाइटेड स्टेट्स में प्रिविलेज अपब्रिंगिंग देखने को मिली थी और इसीलिए उसे अपनी रूट्स को एक्सप्लोर करने में डर लगता था। वो अपनी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, जबकि सन इससे बिल्कुल डिफरेंट था। वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता था। उसे अपनी अफ्रीकन रूट्स और हेरिटेज सबसे ज़्यादा प्यारी थी। इस नॉवल में पोर्ट्रे किया जाता है जेडीन और सन के लव अफेयर को, जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बिलवेड 1987 मॉरिसन का सबसे ज़्यादा क्रूशियल वर्क था। इस वर्क के लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज दिया गया था। ये कहानी बेस्ड थी एक रियल लाइफ पर्सन पर, जिसका नाम था मार्गरेट गार्नर। ये एक स्लेव थी जो कि 1856 में केंटकी से भाग जाती हैं। मार्गरेट गार्नर को पेडी के नाम से भी बुलाया जाता था और वो लेडी थी जो प्री सिविल वॉर अमेरिका के समय अपनी ही बेटी को मार डालती हैं, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी को भी वही सब झेलना पड़े जो मैंने एज अ स्लेव झेला है। बिलवेड भी इनकी ही कहानी से इंस्पायर्ड है। बिलवेड रिवॉल्व करती है अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन के अराउंड, जिसका नाम था सेथ। वो भी अपनी बेटी को मार देती है और अब उसकी बेटी का घोस्ट उसे हॉन्ट कर रहा है। ये स्लेवरी के ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए और इमोशनली साइकोलॉजिकली आपको हिला देने के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नॉवल है। लोगों ने इसे क्रिटिसाइज भी किया और अप्रिशिएट भी। अगला वर्क है जैज 1992। इस वर्क में 1920s की जैज एज और हार्लेम रेनेसा के दौरान की लाइफ का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। हार्लेम रेनेसा एक कल्चरल, सोशल, आर्टिस्टिक मूवमेंट था जिसकी शुरुआत हुई थी 1920s में। ये अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर, लिटरेचर, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा पीरियड था। उस समय हमें इन सब चीज़ों में एक ग्रोथ देखने को मिलती है। जैज वर्क के मेन कैरेक्टर्स थे जोई और वॉयलेट ट्रेस। ये एक अफ्रीकन अमेरिकन कपल थे जिनकी मैरिज में बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। इस स्टोरी में एक अनएक्सपेक्टेड टर्न तब आता है जब जोई एक यंग वुमन डॉरकास के साथ अफेयर करते हैं, और इसी अफेयर के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं हमें इस वर्क में। इसके बाद आता है पैराडाइज 1997। ये नॉवल सेट हुआ था 1970s में। इसकी कहानी प्राइमरली रिवॉल्व करती है ऑल ब्लैक टाउन ऑफ रूबी। वहाँ पर सिर्फ ब्लैक्स रहते थे। ये टाउन अफ्रीकन अमेरिकन्स ने बनाया था जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से अलग जाना चाहते थे और अपनी ही सोसाइटी में, अपने ही कल्चर में रहना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम अपनी एक यूटोपियन सोसाइटी बनाएं जिसमें एक स्ट्रिक्ट मॉरल कोड हो और शेयर्ड हेरिटेज हो। वो चाहते थे कि हमारी इस सोसाइटी में सिर्फ हमारे ही जैसे लोग हों, हमारे ही रेस के लोग हों।
अब इन 3 नॉवेल्स से बनता है बिलवेड ट्रायलॉजी, यानी बिलवेड ट्रायलॉजी में 3 वर्ड्स थे, बिलवेड, जैज और पैराडाइज। लव 2003, ये टोनी मॉरिसन का 8th नॉवल था और इस वर्क में मेनली बात होती है 3 वुमेन जिनका नाम था हीट, क्रिस्टीन और जूनिया। इनके रिलेशनशिप्स दिखाए जाते हैं बिल कोसी के साथ। कोसी एक करिश्मेटिक होटल ओनर था। पूरी कहानी कोसी के ही अराउंड घूमती है, जब वो जिंदा था तब भी और जब उसकी डेथ हो जाती है तब भी किस तरह की चेन ऑफ इवेंट्स देखने को हमें मिलते हैं जिसमें अंडरलाइन टेंशंस, सीक्रेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कैरेक्टर्स के बीच में। अ मर्सी 2008, ये नॉवल सेट होता है लेट 17th सेंचुरी में। ये वही समय था जब यूनाइटेड स्टेट्स में स्लेवरी अपने चरम पर थी। इसकी कहानी मेनली वर्जीनिया और मैरीलैंड में प्लेस की जाती है। ये कहानी फोकस करती है डिफरेंट लाइव्स ऑफ वुमेन, स्लेव्स, सर्वेंट्स और पावर की कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स के कनेक्शंस के ऊपर। होम 2012, होम टोनी मॉरिसन का 10th नॉवल था। इसे पब्लिश किया था एल्फ्रेड ए नॉफ ने। इसमें हमें 24 साल के अफ्रीकन अमेरिकन वेटरन फ्रैंक मनी की कहानी देखने को मिलती है जिसने कोरियन वॉर में हिस्सा लिया था। वो अपनी सिस्टर को उस जगह से छुड़ाना चाहता था, उस ऑपरेसिव सोसाइटी से छुड़ाना चाहता था जहां पर रेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। फ्रैंक की ये जर्नी ट्रॉमा, वॉर, रेशियल टेंशन्स से भरी हुई थी और हमें इसमें स्ट्रगल फॉर आइडेंटिटी और बिलोंगिंग भी देखने को मिलता है। गॉड हेल्प द चाइल्ड 2015, ये टोनी मॉरिसन का 11th नॉवल था। इसका ओरिजिनल टाइटल मॉरिसन ने सोचा था द रैथ ऑफ चिल्ड्रन। ये नॉवल रिवॉल्व होती है इसके मेन कैरेक्टर ब्राइट के ऊपर। ये एक ब्यूटीफुल यंग अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी जो बचपन से ही अब्यूज और निग्लेक्शन को फेस कर रही थी। ब्राइट का डार्क स्किन कलर उसके लिए हमेशा एक प्रॉब्लम रहा था। उसकी मदर स्वीटनेस इस वजह से उसे रिजेक्ट कर देती है और हमेशा उसे मिसट्रीट करती है। इस वजह से ब्राइट की सेल्फ इस्टीम काफ़ी ज़्यादा लो थी और अपनी सेल्फ इस्टीम को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस थी और यही देखने को मिलता है हमें इस वर्क में। अब आते हैं टोनी मॉरिसन के शॉर्ट फिक्शन पर। पहला शॉर्ट फिक्शन है रेसिटेटिव 1983। ये स्टोरी रिवॉल्व करती है 2 लोगों की लाइफ के ऊपर जिनका नाम था ट्वाइला एंड रॉबर्टा। ये दोनों एक दूसरे से चिल्ड्रंस होम में मिलती हैं, लेकिन बाद में उनकी थ्रू आउट द लाइफ वो एक दूसरे से मिलती रहती हैं। ये स्टोरी एक्सप्लोर करती है थीम्स ऑफ रेस, फ्रेंडशिप और मेमोरी को। इसके बाद वर्क आता है स्वीटनेस 2015। इसमें एक अफ्रीकन अमेरिकन मदर के बारे में बात की जाती है जो कि अपनी बेटी के रेशियल आइडेंटिटी को लेकर और सैक्रिफाइसेस को लेकर चिंतित थी और इसी के बारे में इस स्टोरी में बात की जाती है। अब आते हैं टोनी मॉरिसन के प्लेस के ऊपर। सबसे पहला प्ले उनका था ड्रीमिंग एमिट 1986। ये प्ले एक रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड था, एक 14 साल के लड़के एमिट टिल का मर्डर। एमिट टिल एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़का था जिसका ब्रूटली मर्डर कर दिया जाता है मिसिसिपी में 1955 में और इसी इंसिडेंट से इंस्पायर होकर उन्होंने ड्रीमिंग एमिट लिखा था। इसमें हमें मैजिकल रियलिज्म, रेस, इनजस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन जैसी थीम्स देखने को मिलती हैं। दूसरा प्ले था डेस्टिमोना 2011। ये प्ले एक कोलैबोरेशन में लिखा गया था। ये कोलैबोरेशन था बिटवीन टोनी मॉरिसन एंड रोटिया ट्रॉयरॉय।
शेक्सपियर की ओथेलो की री इमेजिनिंग की गई है, उसे एक नई तरीके से पेश किया गया है। डेस्डेमोना ओथेलो की वाइफ थी और उसी के कैरेक्टर को एक पावरफुल तरीके से प्रेजेंट किया गया है, जिसमें हमें एक पावरफुल एग्जामिनेशन दिखता है रेस, जेंडर और पावर डायनेमिक्स का। इसके बाद आता है लिब्रेटो, मार्गरेट गार्नर 2005। मार्गरेट गार्नर एक ओपेरा था जिसे 2 एक्ट्स में कंपोज किया गया था। इसे कंपोज किया था रिचर्ड डैनियल पोर ने और इसी ओपेरा के लिए टोनी मॉरिसन ने लिब्रेटो लिखा था इंग्लिश लैंग्वेज में। लिब्रेटो वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें गाया या बोला जाता है इन अ वर्क ऑफ थिएटर, कि हम ये बोल सकते हैं कि जो म्यूजिकल वर्क होता है, ओपेरा होता है, उसमें जो वर्ड्स दिए जाते हैं उन्हें ही हम लिब्रेटो कहते हैं। इसके बाद आते हैं टोनी मॉरिसन के नॉन फिक्शन के ऊपर, जैसे प्लेइंग इन द डार्क, वाइटनेस एंड द लिटरेरी इमेजिनेशन 1992, द डांस इन माइंड 1996, व्हाट मूव्स एट द मार्जिन, सिलेक्टेड नॉन फिक्शन 2008। इन सभी में हमें रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसी थीम्स देखने को मिलती हैं। जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनके क्या ट्रबल्स होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सब हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा टोनी मॉरिसन ने पोइट्री भी लिखी थी। उनकी 5 पोएम्स काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। सबसे पहली है रेनमेकर सॉन्ग। इस पोएम को 2002 में पब्लिश किया गया था और इसमें नेचर, स्पिरिचुअलिटी और ट्रांसफॉर्मेशन की थीम देखने को मिलती है। नेम्ड आइडेंटिफाइड ओनली बाय हर क्राइम। ये पोएम एक्सप्लोर करती है अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन की एक्सपीरियंसेस पर, किस तरह से उन्हें सफरिंग का सामना करना पड़ता है। आई एम नॉट सीवर्दी पोएम में हमें थीम्स देखने को मिलती हैं सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिस्कवरी की। पेरिल, ये पोएम भी अफ्रीकन अमेरिकन्स की प्रॉब्लम्स, उनके स्ट्रगल्स के ऊपर लिखी जाती है। लास्ट पोएम है फॉर माई पीपल। ये पोएम अफ्रीकन अमेरिकन पीपल की स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और उनकी स्ट्रॉन्ग स्पिरिट को पोर्ट्रे करती है। तो ये थी टोनी मॉरिसन की पूरी बायोग्राफी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इन लिट शेल्फ।